समझने की कोशिश करें। बिल्कुल एक लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा जो अभी चल रहा है, देखिए कैसे। मान लो ए और बी, कोई एक ऐसा बंदा था जिसको एक बीमारी थी जो अभी चल रही है, कोरोना वायरस, समझाता हूँ सीधा। तो क्या हुआ कि ए इससे रिलेटेड हुआ, मतलब इसके संपर्क में आया, तो संपर्क में आते ही बी को भी क्या हो गया, वायरस चला गया। तो चला गया तो वायरस चलते ही इन दोनों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, होम क्वारंटीन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने नियमों का उल्लंघन करते हुए घर से फरार होकर भाग गया और किसी तीसरे बंदे से मिला। कैसे मिला, इस प्रकार मिला कि वो बी सी से रिलेट कर गया, तो इन दोनों को भी वायरस चला गया। हेलो दोस्तों, मैं संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना इस यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो 12th का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा कंटेंट है वो आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इससे पहले कुछ हमने छोटे छोटे रिलेशंस जितने भी हमारे होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेसिक जो हमारी कंसेप्ट की नीड थी वो हमने इनसे पिछली वीडियोस में हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट चाहिए तो वो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी जो वीडियो है आज की, हम इसमें बिल्कुल इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं जो 12th के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said to be reflexive relation if every elements of set A is related to itself, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ नहीं, बहुत इजी डेफिनेशन है। वो कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास में कोई सेट ए है और उस पर कोई रिलेशन आर तैयार किया गया है, तो वो रिलेशन अगर इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कंडीशन क्या है कि वो रिलेशन क्या कह रहा है कि उसके पास में जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में, अगर वो आपस में खुद से रिलेटेड हों, तो वो रिलेशन हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दैट इज, अगर बात करी जाए इसके मैथमेटिकल फॉर्मेट की, तो आर एक ऐसा होगा जिसमें ए टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आने चाहिए, जिसमें फॉर एवरी, हर वो एलिमेंट हो जो ए का एलिमेंट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लाइक दैट, ठीक है। नहीं, यानी कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए में है, उस एलिमेंट की बात आपकी करी जा रही है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो आर में अगर है तो इस प्रकार के एलिमेंट हो, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये छोटी सी डेफिनेशन थी। अगर मान लो इस पर एक एग्जांपल को क्रिएट किया जाए, तो एग्जांपल क्या होगा, हमने मान लिया कि एक सेट हमारे पास ऐसा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वहाँ पर 1 2 3, ये मेरे पास सेट ए की बात हो रही है, ठीक है। और आर एक रिलेशन इस प्रकार लिख के चला गया कि आर रिलेशन क्या है कि ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, सच दैट कि ए इज डिवाइड बाय बी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का है वो सेकंड एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। फॉर ऑल ए बी हम लिए ही कैपिटल ए सेट ए से लिए गए हैं, ठीक है नहीं। तो अब समझने की बात यह है कि आप इस रिलेशन को चेक करना चाह रहे हैं कि रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, रिलेशन हमने दिया तो ये डिफाइन करके दिया, तो अब रिलेशन ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैं बहुत इजी एग्जांपल उठा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। रिलेशन आपने पढ़ा था, रिलेशन का मतलब होता है कि सबसेट, किसका सबसेट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिस सेट पर आपने तैयार किया गया उसके क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक रो से ही निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,1 एंड 2,2 एंड 2,3, फिर इसी तरह 3,1 एंड 3,2 एंड 3,3, लाइक दैट, ठीक है नहीं। तो ये जो आपका जो रिलेशन मान लो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, तो ये हमारा क्या है, एक रो से है।
अब आपको आर भी तैयार करना है। तो आर में एक खास बात यह है कि आर में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार आ रहे हैं जिनका पहला एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट से डिवाइड हो सके। तो इनमें से छांट के लिखो ऐसे कौन से हैं। तो जैसे हमने बात करी 1,1 की, अब बात करी हमने 2,2 की, क्योंकि आप देख लो ध्यान से 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2, तो सेम थिंग है, 3 से 3 भी तो डिवाइड हो रहा है। तो और सर और भी तो है, मैंने कहा कौन से, ये लो 2,1 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 3,1 नहीं लिखा जा सकता? अरे बिल्कुल लिखा जा सकता है साहब। तो ये हो गया हमारा क्या, एक रिलेशन हो गया। अब आपकी जो डेफिनेशन थी वो इसको फुलफिल कर रही कि नहीं कर रही? इस रिलेशन को बिल्कुल कर रही है। आपने कहा था कि सर हमें तो ऐसे एलिमेंट चाहिए थे ए कोमा से ए टाइप के, तो वो भी आपको देख लो मिल रहे कि नहीं मिल रहे। क्या हर वो एलिमेंट जो सेट ए में था वो डबलेट मिला कि नहीं मिला? उसका बिल्कुल मिल गया। यानी कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर और 3,3 बिलोंग्स टू आर। मिला कि नहीं मिला? तो हम क्या कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? हो गई। देखो अभी भी आपको डाउट हो रहा होगा हल्का सा, कह रहे होंगे सर आपने कहा था कि ऐसे ही एलिमेंट होने चाहिए, ऐसे, ये तो इसमें ऐसे भी आ गए। तो भाई एक बात बताओ, आप मार्केट गए, आपको सिर्फ वहाँ से आलू चाहिए थे, आपकी डिमांड आलू की थी, आपने आलू खरीद लिए, उसके पास तो प्याज भी थी, लहसुन भी था, तो आपको उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? कुछ नहीं। आपकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए कि आर में इस तरह के एलिमेंट भी हों, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इस तरह के एलिमेंट हैं, तभी तो जाके उसको आपको रिफ्लेक्सिव कहा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? अच्छा, अगर मान लो अभी भी क्लियर नहीं हुई तो एक मैं काम का एग्जांपल और दे दूंगा। देखिए कैसे, कि सपोज दैट आर एक रिलेशन था कि ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का डिफरेंस 0 है, ठीक है नहीं, फॉर ऑल ए बी, कहीं किसी सेट ए से बात कर रहे थे हम, ठीक है नहीं, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो एक नोट पढ़ो यहाँ पर आप, कि जो आपका रिलेशन होता है इसको लिखा भी इसी प्रकार जाता है कि ए रिलेट टू बी, दैट इम्प्लाइज कि इन दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? अब कोई भी थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा तो ये भी कह सकता है कि सर ए माइनस बी का मतलब सीधी सी बात है ए बराबर, यहाँ से बी भी तो हो रहा है, अगर आप उसे बी को उधर ले गए, हो रहा नहीं हो रहा? तो ये कंडीशन बन रही है कि फिर आप कहेंगे कि सर रिलेशन की बात कर रहे हैं ए से ए में, तो आपको क्या करना है, हमेशा सेपरेट रिलेशन, सेपरेट रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ वाला केस लगाना है। तो यानी कि ए बराबर ए, अगर आप ए का रिलेशन ए बना रहे तो बी की जगह रख दिया ना, तो ए बराबर ए हो गया। इसी तरीके से एक बच्चा आ जाएगा घूम के कि सर आपने ए का चेक कर लिया, बी का तो हो रहा नहीं, तो इसका मतलब बी बराबर बी भी देख लो आप भाई, है कि नहीं है? बोलो, अगर है तो ये आर रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ मेरे भाई। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है नहीं? लेकिन फिर वही दिमाग में बात आ रही है कि सर आप तो वहीं अटके हुए हो, कहाँ पर, कि एक रो से पर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बेहतर समझा दूँ कि आर इस प्रकार का रिलेशन भी हो सकता है 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अब थोड़ा सा आपका दिमाग खनका होगा कि सर आइडेंटिटी भी तो ऐसा ही था, तो इसमें और उसमें आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस कुछ नहीं है मेरे भैया, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव मैंने आपके सामने ये भी लगाया, ये रिफ्लेक्सिव है, वो भी रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है कि आइडेंटिटी सिर्फ इसी बात को बताता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही होने चाहिए, ऐसे ही एलिमेंट होने चाहिए जो डबलेट थे उसी सेट के अकॉर्डिंग, जो सेट आपने इस पर रिलेशन बनाया। तो लेकिन यहाँ पर तो ये भी आ गए, तो इसीलिए जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव है, बट रिफ्लेक्सिव जितने भी हैं वो सारे आइडेंटिटी नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ रही बात? तो यानी कि नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि भाई एवरी आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, relation are reflexive relation, but every
रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी, ये बात आप ध्यान रखें। समझ में आई बात, नहीं आई भाई? ठीक है, नहीं मतलब मैंने क्या कहा कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है उनको आप रिफ्लेक्सिव मान सकते हो, बट जितने भी रिफ्लेक्सिव उनको आइडेंटिटी नहीं माना जा सकता। क्लियर है? तो ये बात हमने यहाँ पर कही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला इसका रिलेशन। हाँ, तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। ठीक है, वैसे सिमेट्रिक की अगर बात करें आप जियोमेट्री में, तो वहाँ पर बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा सिमेट्रिसिटी का। ठीक है, नहीं कि मतलब जैसा इधर ऐसा इधर से भी बात हम कर सकते हैं, एक तरीके से रिफ्लेक्स मतलब उल्टा करना ही होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक सेट ए पर तैयार किया गया कोई रिलेशन आर है, इज said to be symmetric relation if A relate to B that implies B also relate to A। ठीक है, मतलब ये कि अगर मान लो कोई रिलेशन आर है जिसको सेट ए पर तैयार किया गया है, वो हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। वो कंडीशन क्या है कि अगर ए बी से रिलेट है तो हमें ढूंढना पड़ेगा क्या बी भी ए से रिलेटेड है, ये पक्का करना पड़ेगा। अगर ए रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से ज़रूर होना चाहिए। दैट इज़ अगर हम बात करें इसकी कि अगर मान लो ए बी का हमें एक ऑर्डर पेयर मिल गया, अगर ए बी का एक ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर है तो दैट इम्प्लाइज, ये बात बिल्कुल सही होनी चाहिए अगर इसको सिमेट्रिक होना है, कि बी ए का भी ऑर्डर्ड पेयर आर में जरूर होगा। ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर बात हो रही है नहीं हो रही? देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पर, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल की बात करें हम, कि अगर मान लो आर एक प्रकार से एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो लाइनें हैं L1 L2, क्या है दोनों लाइनें L1 L2, और इस प्रकार है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 फॉर ऑल L1 और L2 किसी एक सेट A के अंदर से आई हुई है, मतलब वहाँ पर वो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा है। ठीक है नहीं? तो आपको चेक करना है पहले तो कि L1 और रिलेशन L2 का जो रिलेशन है वो सही ढंग से कैसे लिखा जा सकता है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये रिलेशन हमने ऐसे लिखा जो मतलब एक जेन्युइन रिलेशन है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ चेक कर ली, आपको बताना है कि अगर स्टेटमेंट इसके लिए भी सही हो जाए जो उसने दिया है कि L2 परपेंडिकुलर, यानी कि L2 अगर L1 से अगर L1 L2 से रिलेटेड है तो क्या L2 भी L1 से रिलेटेड है? तो इसका मतलब हुआ कि अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो क्या L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगी? अगर हाँ तो हम कह सकते हैं कि L1 और L2 की जो बात थी वो दोनों में L2 और L1 से सही आ रही है, तो इसका मतलब R एक सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब हो गया देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो R एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। कैसे? डायग्राम में अगर दिखाएं तो मान लो एक लाइन ये थी जिसका नाम आपने L1 की बात करी, ये लाइन थी। ठीक है नहीं? और दूसरी बात अगर हम मान लें कर लेगी भाई ये लाइन एक और है, ये L2 है, तो बताइए अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो L1 L2 पर परपेंडिकुलर कहूँ या L2 L1 पर परपेंडिकुलर, बात एक ही आ रही है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री है कि नहीं है? तो इसीलिए ये बात थी छोटी सी। तो R एक क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। एक नोट में आपको करवाता हूँ यहाँ पर, नोट ध्यान रखिएगा। क्या कि सर आपने कहा था आइडेंटिटी, क्या यहाँ भी वो केस चल सकता है? बिल्कुल, हम यहाँ पर कहेंगे कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन आर सिमेट्रिक। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारे क्या हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं भाई। कैसे? देख लो,
अगर मान लो मेरे पास एक आइडेंटिटी रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3 है, तो बताइए ध्यान से समझना, क्या 1,1 इसका उल्टा बताओ, तो 1,1 वापस है ना, 2,2 इसका उल्टा, मतलब इसको देखो ना इधर से b, a की तरफ से, तो वो 2 है, 3 तो 3 इसका मतलब सीधी सी बात है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन भी एक सिमेट्रिक रिलेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उल्टा सही नहीं है, ध्यान रखना आपको। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। अब दूसरा पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे, मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है, पहले देखो समझाता हूँ इस चीज़ को कि है क्या। उस पॉइंट को उजागर करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो R एक रिलेशन था, हम बात क्या कर रहे हैं वो चीज़ हम समझना चाहते हैं कि आपने कहा कि सर 1,2 अगर इसमें है, इस सिमेट्रिक अगर इसको होना है तो 1,2 लेके बैठ गया, तो आपको यहाँ मतलब ऐसा जरूर ढूंढना है 2,1 उसका उल्टा जरूर ढूंढना है। अगर उसका उल्टा ढूंढ लिया तो समझ लो आप ये सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेंगे। जैसे मान लो हुआ कि 3,2 लिख दिया, 3,2, तो उसका अपोजिट यानी कि उसका 2,3 जरूर मिले तो रिलेशन सिमेट्रिक है। अदरवाइज अगर ऐसा होता, जैसे 1,2 लेके खड़े हैं हम, लेकिन 3,4 चल गया और यहाँ पर 4,3 आ गया, तो क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? सोच के बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? तो सोचो 1,2 है बेसिक सी बात है। क्या 2,1 है? नहीं है। आपने कहा सर 3,4 है, 4,3 तो है, इसको तो ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जितने भी एलिमेंट के पेयर्स हैं उनका सबका उल्टा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो आप मना कर दोगे, ठीक है नहीं? बात क्लियर है कि सिमेट्रिक होता क्या है? क्लियर हो गया? तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं हम, ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बताने वाला था कि ये कब पॉसिबल है, जैसे 1,2 और फिर 2,1 ये कब पॉसिबल होता था? पीछे हमने पढ़ा था इनवर्स रिलेशन। तो इसका मतलब अगर R एक सिमेट्रिक है, अगर R एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो इफ एंड मतलब ये कब हो सकता है? ओनली व्हेन R इक्वल टू R इनवर्स। कह सकूँ नहीं कह सकूँ इस बात को? तो इसका मतलब तो दूसरा पॉइंट हो गया ना, इफ R इज सिमेट्रिक, अगर R कोई सिमेट्रिक है, इफ R इज सिमेट्रिक रिलेशन, देन R इक्वल टू R इनवर्स पॉसिबल है। बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ कि भाई R में आपके पास मान लो 1,2 बिलोंग करता है, R में करता है ना। जैसे अगर हम लिखें कि 1,2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब 2,1 तो किस में बिलोंग करता होगा? R इनवर्स में करता होगा नहीं? लेकिन R और R इनवर्स तो आपने बराबर बता दिए, तो 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ये दोनों एक ही बात को कंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है नहीं? तो चलिए तो आइए बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी transitive relation is said to be transitive relation if A relate to B and B relate to C, that implies कि A also relate to C, ठीक है। मतलब ये कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लो जो रिलेशन A से B में दिया गया है, वही रिलेशन अगर B से C भी हो, जो रिलेशन A से B में दिया गया है एंड B से वही रिलेशन B से C में हो, अगर वही रिलेशन A से C भी बनता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा एक रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अर्थात अगर मान लो A B एक ऑर्डर पेयर आपको मिल गया R में, तो दूसरा ऑर्डर पेयर B से C में आपको मिल गया R में, B से C का R में एक ऑर्डर पेयर मिल गया, तो देन इम्प्लाइज इस बात का जरूर होना चाहिए कि A और C के बीच में जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी R में होना
जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली वैसे तो ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हुए बड़ा कठिनाई सी महसूस होती है, बच्चे नहीं समझ पाते। और ये दो में से तीसरा एक, मतलब तीन में से तीसरा एक ऐसा रिलेशन है, पहला और दूसरा तो आराम से समझ आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक हम इसको बहुत ईजिली समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि अगर मान लो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आर रिलेशन के, ऐसे रिलेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लो 1,2, 2,3 देन 1,3, इसको समझते हैं क्या बात है। देखो अगर मान लो ऐसा हुआ कि अगर मान लो 1 2 से रिलेटेड है और 2 रिलेटेड है किसी तीसरे एलिमेंट से, तो 1 और 3 का रिलेशन भी मिलना जरूरी है। अगर मिल गया तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कह देंगे, ठीक है। नहीं बात क्लियर हुई या नहीं हुई है भाई, सीधी सी बात है। अगर मान लो 1,2 का एक ऑर्डर पेयर है और 2 ने शुरुआत कर दी ऐसे किसी दूसरे ऑर्डर पेयर से, तो पहला और ये वाला इसका थर्ड भी रिलेटेड होना चाहिए उसमें आर में, तो पक्की बात उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। क्योंकि शर्त किस बात की है, शर्त इस बात की है कि अगर ए रिलेटेड बी है और बी से सी का रिलेशन मिल जाता है तो ये मिलना जरूरी है, तो ट्रांजिटिव माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, वो क्या देखी जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 1,2 टाइप का तो हो गया, फिर हमने 3,4 टाइप का पकड़ लिया, एक ऐसा रिलेशन दे के चला गया कोई, और इसमें पूछ लिया कि चेक करो कि ट्रांजिटिव है या नहीं। अब आप किसको कैसे बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, क्या 1,2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है। क्या 2 किसी और से रिलेटेड है, नहीं है। तो इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट ही खारिज हो गया, तो तीसरे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसी तरीके से अगर 3,4 है, क्या 4 किसी आगे से रिलेटेड है, नहीं है। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट खारिज हो रहा है, तो तीसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो 4,6, क्या 6 किसी और से रिलेटेड है, नहीं है। तो इसलिए इसको भी हम ट्रांजिटिव मान जाते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। इसको अगर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाऊँ तो आप ये समझ लीजिए, अगर 1,2 है ना, तो 2 से स्टार्ट होना जरूरी है। अगर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर दूसरा किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो तब भी हम उसको ट्रांजिटिव मान सकते हैं। लेकिन अगर 1,2 ने स्टार्ट कर दिया, फिर 2 से कहीं दूसरा ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो गया, तो फिर वो जरूर 1 से और उसका जिससे स्टार्ट हुआ है उससे मिलना जरूरी है, तो हम उसको ट्रांजिटिव मानते हैं, ठीक। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल अगर मैं इसको समझाऊं, इस प्रकार समझा सकता हूं, जैसे कि मान लो ये वापस लिखता हूं कि ऐसा समझते हैं कि भाई एक रिलेशन जिसमें ए बी था, दूसरा बी सी था, तो ये ए सी हुआ। समझने की कोशिश करें, बिल्कुल एक लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा जो अभी चल रहा है, देखिए। मान लो ए और बी, कोई एक ऐसा बंदा था जिसको एक बीमारी थी जो अभी चल रही है, कोरोना वायरस, समझाता हूँ सीधे। तो क्या हुआ कि ए इससे रिलेटेड हुआ, मतलब इसके संपर्क में आया, तो संपर्क में आते ही बी को भी क्या हो गया, वायरस चला गया। तो चला गया तो वायरस चलते ही इन दोनों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, होम क्वारंटीन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने कोशिश करें, बिल्कुल एक लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा जो अभी चल रहा है, देखिए कैसे। मान लो ए और बी, कोई एक ऐसा बंदा था जिसको एक बीमारी थी जो अभी चल रही है, कोरोना वायरस, समझाता हूँ सीधे। तो क्या हुआ कि ए इससे रिलेटेड हुआ, मतलब इसके संपर्क में आया, तो संपर्क में आते ही बी को भी क्या हो गया, वायरस चला गया। तो चला गया तो वायरस चलते ही इन दोनों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, होम क्वारंटीन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने नियमों का उल्लंघन करते हुए घर से फरार होकर भाग गया और किसी तीसरे बंदे से मिला। कैसे मिला, इस प्रकार मिला कि वो बी सी से रिलेट कर गया, तो इन दोनों को भी वायरस चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो या तो कड़ी यहीं रुक जाते तो कुछ नहीं होता, तो इनको भी होम क्वारंटीन कर दिया। तो अब हुआ क्या कि सीधी सी बात आप ये कह सकते हैं कि अगर ए को बी से गया तो बी को सी से गया, तो आप ये कहने में मना नहीं कर सकते ना कि ए सी से भी, ये दोनों भी वायरस से पीड़ित है कि नहीं। तो ये रिलेशन भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। लेकिन एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए इसको भी समझते हैं साथ साथ। मान लो कभी ऐसा होता कि ए बी सी डी फिर ई एफ, इस प्रकार का कोई रिलेशन था। अब इसमें चेक करना कि ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए मान लो ये बंदे दोनों, ऐसा था कि ए से बी को वायरस चला गया, तो इन बंदों को होम क्वारंटीन कर दिया, अपने गांव में कर दिया।
इन्होंने बिल्कुल सरकार के नियमों का पालन किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी जगह भी देखा गया कि सी और डी, सी से डी को भी एक तरीके से वायरस चला गया, तो ये भी होम क्वारंटीन कर रखे हैं। इन्होंने चेन कड़ी तोड़ दी, लेकिन फिर भी ये किसी तीसरे गांव की स्थिति है जहाँ पर देखा गया कि भाई ई और एफ में भी ये रिलेशन था, तो उन दोनों में भी ये वायरस चला गया, तो ये भी होम क्वारंटीन कर रखे हैं। ठीक है, अब आप सोच के बताओ कि यार इन्होंने तो एक दूसरे को फैलाया नहीं, इस जो संक्रमण था, ये ट्रांजिशन जो हो रहा था, वो सब चीज़ जो कि तो मतलब इन्होंने किसी को फैलाया नहीं, अपने नियमों का पालन कर। अब सीधी सी बात बताओ, तो क्या इस पूरे क्षेत्र को हम कह नहीं सकते कि भाई इसमें कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं, तो इसलिए पूरा क्षेत्र तो ट्रांजिटिव होगा, तो ये पूरा एरिया तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसी प्रकार ऐसे केस भी देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर आपको ए बी तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा बी सी, तो फिर इसकी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रख लेना, अगर दो बीच का पॉइंट नहीं मिल रहा तो तीसरे की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव। इससे ज़्यादा मैं भी आपको नहीं समझा सकता, ये बहुत इजीली कैसे हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये क्या हो गया, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इस पर। जैसे कि मान लो एल आर एक रिलेशन है एल, जिसमें L1 L2 इस प्रकार लिखी हुई है कि L1 पैरेलल टू L2 है, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू ए, किसी सेट ऐसे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो इस केस में ट्रांजिटिव की बात करनी है, तो इस प्रकार ट्रांजिटिव की बात करेंगे L1 L2 रिलेटेड टू L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, L1 L2 से रिलेट है कि L1 पैरेलल L2 है, तो क्या L2 भी किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होगा? हमने रिलेशन सरकार से बनाया है। ठीक, अब बताइए ध्यान से समझ के, अगर मान लो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? बोल के बताओ। सही है ना? क्यों? देख लो डायग्राम, ये रहा, ये लाइन L1 है, L2 है, L3 है, तो सीधी सी बात हो गई कि भाई L1 भी L2 भी बिलोंग कर रहा है R में, और L2 L3 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो दैट एग्जाम्पल ये भी होगा, दैट इम्प्लाइज कि L1 ऑल्सो L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इसलिए R क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है जिसका नाम है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी एक प्रकार का रिलेशन है जो मतलब बोर्ड में कभी कभी पूछा भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको नहीं पूछते, लेकिन एक रिलेशन माना जाता है। देखिए, एक ऐसा रिलेशन है आर ऑन सेट ए, किसी सेट ए पर तैयार किया गया हुआ, कि वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है अगर मान लो ए रिलेशन मतलब ए रिलेशन बी आर में हो और उसका उल्टा बी रिलेशन ए आर में। यहाँ तक बिल्कुल आपको सिमेट्रिक वाली फील आएगी, यहाँ तक बिल्कुल आपको सिमेट्रिक रिलेशन वाली फील आएगी। लेकिन इसने एक लाइन जोड़ दी, एक्सेप्ट व्हेन, कब कब, जब जब ए के बराबर बी हो जाए, मतलब जब ये क्वांटिटी जिसको आप रिलेट कर रहे हैं आपस में इक्वल भी हो जाए, तो वो रिलेशन तब एंटी सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक बेसिक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझाऊँ तो वो एग्जाम्पल यही हो सकता है कि आर अगर मान लो आपके पास में एक ऐसा रिलेशन है इसमें दो लाइनें, हम बार बार लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लाइन दो लाइनें हैं, इस प्रकार लाइन है कि L1 और L2 आपस में पैरेलल हो जाए, L1 और L2 आपस में पैरेलल हो जाए, फॉर ऑल L1 और L2 अपनी किसी सेट ए से आए होंगे। ठीक है नहीं, तो इसको चेक करते हैं कि क्या है, किस तरीके से ये रिलेशन है। अब मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा कि मान लो L1 और L2 का जो कंडीशन था वो ये था कि L1 पैरेलल हो गई L2 के, हो गई। अब L2 भी पैरेलल होगी, फिर तो L1 के होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। ठीक है नहीं, अब आप कहेंगे सर ये क्या बात करी आपने, ये तो सिमेट्रिक है। वही तो मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको कि सिमेट्रिक, और इसमें क्या कंडीशन थी। देखिए यहाँ पर मान लो ये लाइन L1 थी और ये लाइन आपकी L2 थी। ठीक है नहीं, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ डाल रहा हूँ कि मान लो इसकी जो लेंथ थी वो भी क्या थी, हमारी 5 सेंटीमीटर की लेंथ आई है, और इसकी लेंथ भी हमारी क्या थी, 5 सेंटीमीटर की लेंथ आई है। ठीक, अब क्या हुआ कि L1 पैरेलल L2, सही बात है, L2 भी पैरेलल है L1 के, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि L1 और L2 आपस में इक्वल भी हो रहे हैं। ये मेजर बात है यहाँ की
ये मेजर लाइन है, ठीक है ना। तो ये बड़ी लाइन अगर मिल जाए आपको इस तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज एंटी सिमेट्रिक। तो आर एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले जो इसके दो टाइप रह गए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन और उसकी बात हम करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की, वो करेंगे हम इससे अगली वीडियोज़ में। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियोज़ कंटिन्यूसली दूं, क्योंकि मैं भी किसी कंडीशन में फंसा हुआ था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी जो है मैं कोशिश करूँगा कि अब आपके लिए रेगुलरिटी बनाऊँ इसमें, ठीक है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो आपके सहयोग से हम इसको और ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बने रहें आप हमारे चैनल के साथ।